हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की टॉपिक में डिस्कशन करेंगे फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। इसमें बहुत सारी मतलब सेक्शन सब सेक्शंस हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी है, किसके लिए है, क्यों है, इसकी सबकी बात करते हैं हम। पहला सेक्शन आता है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। वो बात क्या करता है कि फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी किसके लिए है। जो कंपनी या पार्टनरशिप फर्म है उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। कंपनी और जो पार्टनरशिप फर्म है इनके लिए क्या करना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। मतलब ये स्किप नहीं कर सकते। अदर देन कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म, अदर देन कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म, अगर उनका टोटल इनकम, उन एसएससी का टोटल इनकम क्या है बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 में क्या होता है, जो कैपिटल गेन का एग्जम्पशन हमें मिलता है 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G और 54GA में, अगर ये एग्जम्पशन क्लेम करने के बाद करने से पहले हमारा क्या है बेसिक जो टोटल इनकम है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक है, तो इन एसएससीओ को क्या करना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। मतलब कंपनी और पार्टनरशिप के केस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। दूसरे एसएससी के केस में क्या है कि अगर हमने क्या कर रहा है कि एग्जाम्पशन कहाँ किस सेक्शन में क्लेम करा है, 54 के सीरीज में अगर एग्जाम्पशन क्लेम करा है 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA, अगर ये एग्जाम्पशन इन सेक्शन में एग्जाम्पशन करने से एग्जाम्पशन क्लेम करने से पहले अगर इन टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अधिक था है, तो क्या है यहाँ पर रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। सपोज हमारा जो है क्या है इनकम कितना है हमारा इस साल में, सपोज 2,90,000 का, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है हमारी 250 की हमारी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। अगर हमने यहाँ पर क्या करा है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से टोटल इनकम कितना है हमारा बिफोर द क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 के जो सीरीज आ रहा है यहाँ पर जो हमने बात करा। अब हमने एग्जाम्पशन क्लेम करना है, एग्जाम्पशन क्लेम करना है मान लो 54 में हमें एग्जाम्पशन क्लेम करना, सपोज 1,00,000 रुपए का। हमारा टोटल इनकम क्या हो जाएगा आफ्टर क्लेमिंग द एग्जाम्पशन, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 1,90,000 रुपये हमारे क्या हो जाएंगे, 1,90,000 रुपये हमारे टोटल इनकम हो जाएंगे एक। तो हमारा एग्जाम्पशन क्लेम करने से पहले सेक्शन 54 के में एग्जाम्पशन क्लेम करने से पहले हमारा क्या था, हमारा टोटल इनकम क्या था 2,90,000 रुपये थे, जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अधिक है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख की है, इसलिए हमारा क्या है हमें ये रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अलावा ये तो हो गई कंपनी और इसकी बात हो गई, ये बात हुई कंपनी की बात हो गई कि कंपनी और अदर देन कंपनी की बात हो गई कि कब मैंडेटरी है। अब आगे क्या बात करता है कि फॉलोइंग पर्सन मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। फॉलोइंग पर्सन कौन हो गया, फॉलोइंग पर्सन कौन हो गया यहाँ पे, कौन हो गया यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर ऑफ द एनी एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया या बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट, दोनों में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, लोकेटेड आउटसाइड। बेनिफिशियरी ओनर क्या हो गया, बेनिफिशियरी ओनर क्या हो गया कि अगर एसएससी ने क्या करा है इंडिया के बाहर कोई भी एसेट्स उसने परचेज करा है कि उसके नाम से है, उसने उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेमेंट करा है। जो भी एसेट्स इंडिया से बाहर है एसएससी का, उसका एसएससी ने क्या करा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेमेंट करा है। उसका उस एसएससी उस एसेट से जो भी इनकम होगा एसएससी उसको क्या क्लेम करेगा, या तो अभी या तो फ्यूचर में उसका बेनिफिट क्लेम करेगा। बेनिफिशियरी ओनर क्या है, बेनिफिशियरी ओनर क्या है कि अगर कोई भी ऑफ एनी एसेट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया या बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट्स आउट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इस दोनों केस में भी अगर एसएससी का क्या है अगर कोई भी एसेट्स आउटसाइड इंडिया है इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट या बेनिफिशियरी कोई भी बेनिफिशियरी किसी आउटसाइड इंडिया के बाहर कोई सी एसेट्स में इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट, उस केस में भी क्या करना है एसएससी को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अब बेनिफिशियरी ओनर हम किसको पढ़ेंगे बोलेंगे, इसको बस समझते हैं जो एक्ट का लैंग्वेज है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एसेट्स मीन्स एन इंडिविजुअल हु हैज प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसिडरेशन, डायरेक्टली या indirectly provided any consideration for the assets for immediate or future benefit
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। अगर उसने क्या करा है, उस एसेट्स का जो इंडिया के बाहर है खुद पेमेंट करा है या किसी दूसरे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेमेंट करा हो, उसको इमीडिएट बेनिफिट तुरंत डायरेक्ट हो रहा हो, इनडायरेक्ट हो रहा हो या किसी पर्सन के थ्रू हो रहा हो, तो वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट में एसेट्स उसको भी मैंडेटरी है रिटर्न फाइल करना। सिमिलरली क्या है यहाँ पर, बेनिफिशियरी किसको बोलेंगे, बेनिफिशियरी ऑफ द एसेट्स जो एक्ट कर लेंगे, जो एक्ट का लैंग्वेज यहाँ बात करते हैं यहाँ पर। इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एसेट्स मीन्स एन इंडिविजुअल हु ड्राइव्स बेनिफिट फ्रॉम द एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड द कंसिडरेशन फॉर द सच एसेट्स हैज बीन प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन सच बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी को क्या मिल रहा है, कोई भी एसेट्स इंडिया के बाहर उससे कोई बेनिफिट हो रहा है उसको, उसका क्या है कंसिडरेशन किसने पे करा है, उस बेनिफिशियरी ने नहीं पे करा, किसी और ने पे करा है। सपोज यहाँ पर ए को कोई बेनिफिट मिल रहा है किसी एसेट से इंडिया के बाहर से, इस एसेट्स की कंसिडरेशन किसने पे करा है, बी ने पे करा है, बस इसका क्या है बेनिफिशियरी इंटरेस्ट है उस एसेट पे। तो क्या होगा, इस उस एसेट को भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी होगा। बेनिफिशियल ओनर ऑफ एनी एसेट्स, बेनिफिशियल ओनर की बात कर रहा है यहाँ पर, और दूसरी बात कर रहा है बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट्स, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब इसमें तीसरा क्या आता है, पहला तो मैंने बात कर लिया कंपनी अदर देन कंपनी, सॉरी पहला हमने बात क्या करा है, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को क्या करना है, इंक्लूडिंग एलएलपी को रिटर्न फाइल कर मैंडेटरी है। दूसरा क्या है, जो एसएससी जिसका टोटल इनकम बेसिक इन्वेंशन लिमिट से अधिक है और वो 54 अगर बेसिक इन्वेंशन लिमिट से कब अब अधिक है, जो डिडक्शन क्लेम करने से पहले 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA में। तीसरा क्या होगा यहाँ पर कि अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसको बेनिफिशियल ओनर है किसी एसेट्स का जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया में है, या बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट्स जो लोकेटेड कहाँ है, आउटसाइड इंडिया में है, उनको क्या है, उनको भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है। चौथा आ गया एसएससी है डिपॉजिटेड, चौथा क्या है, एसएससी है डिपॉजिटेड एन एग्रीगेट अमाउंटिंग एक्सीडिंग ₹1 करोड़ इन वन और मोर करंट अकाउंट। अगर एसएससी ने क्या करा है, अपने एक या एक से अधिक बैंक अकाउंट में 1 करोड़ या उससे अधिक रुपए क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट करा है, उस केस में भी क्या होगा, करंट अकाउंट में अगर डिपॉजिट करवाए हैं, करंट अकाउंट में एक या एक से अधिक में करंट अकाउंट में डिपॉजिट करा है 1 करोड़ रुपए से अधिक, तो उसको क्या करना होगा, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है। और सेविंग अकाउंट में अगर 50 लाख से अधिक का डिपॉजिट करवाया है, सेविंग अकाउंट पे 50 लाख या उससे अधिक डिपॉजिट करवाया है, उस केस में भी क्या होगा, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। उसके बाद क्या आता है, एसएससी ने अगर फॉरेन ट्रेवल करा है और उसका फॉरेन ट्रेवल में एक्सपेंडिचर कितना करा है, 2 लाख या अधिक, 2 लाख से अधिक का फॉरेन ट्रेवल में एक्सपेंडिचर करा है, तो भी क्या होगा, उसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है। अगर एसएससी ने क्या करा है, 1 लाख रुपए से अधिक का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करा है, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करा है जिसकी बिल ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपए से अधिक की है, तो उसको भी क्या करना होगा, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी होगा। अब उसके बाद क्या आता है कि एसएससी टोटल इनकम टोटल सेल टर्नओवर और ग्रोस रिसीट एज द केस में बी इन द बिजनेस एक्सीडिंग ₹60 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और टोटल ग्रोस रिसीट इन प्रोफेशन एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर बिजनेस में हमारा 60 लाख से अधिक का रिसीट है, ग्रोस सेल है बिजनेस में, या प्रोफेशन में हमारा क्या है 10 लाख से, प्रोफेशन में हमारा 10 लाख से अधिक का सेल है, रिसीट है, तो उस केस में क्या होगा, हमें रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है। अगर किसी एसएससी के क्या हुआ है, टीडीएस और टीसीएस ड्यूरिंग द ईयर क्या है 25,000 या 25,000 से अधिक का है, डिडक्ट हुआ है या टीसीएस कलेक्ट हुआ है 25,000 या 25,000 से अधिक का, तो उसको क्या है, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है। और ये लिमिटेशन क्या है, सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 तक हो जाती है। ये तो बात हो गई कि हमने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना कब किसके लिए मैंडेटरी है, हमने वो बात करी। अब फटाफट आते हैं क्या, अब बात समझते हैं, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम।
ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है। 31 जुलाई, 31 अक्टूबर या 30 नवंबर। 31 जुलाई 2000, 31 जुलाई जो जिस भी साल 23 की बात करूं, 31 अक्टूबर, और ये हमारा क्या होता है 30 नवंबर का। ये बहुत 30 नवंबर का यहाँ पर ये टाइम पीरियड होता है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के लिए। अब बात करते हैं ये मतलब जो सीए स्टूडेंट के लिए या मतलब जो फाइनेंस से हैं जुड़े हुए, इनकम टैक्स से जुड़े हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है ये डेट। अब बात करते हैं क्या है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न की बात करेंगे हम यहाँ पर। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अगर किसी पर्सन को टैक्स ऑडिट, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट अगर हुआ है, किसका, किसी भी पर्सन का, किसी भी एसएससी का, अगर पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश ट्रांसफर प्राइस ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E इंक्लूडिंग पार्टनर्स ऑफ द फॉर्म। पार्टनर किसी भी एसएससी का ट्रांसफर प्राइस में ऑडिट होना है या हुआ है, उसका क्या है 30 नवंबर है उसका ड्यू डेट ऑफ द असेसमेंट ईयर। सपोज मैं बात करूं यहाँ पर, अभी हमारा असेसमेंट, अब जो 31 हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया हमारा ये 22-23, इसका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा 2023-24। अब हमारे क्या है किस बाइस का कब तक रिटर्न जाएगा टैक्स। अगर यहाँ पर हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट हुआ है किसी एसएससी का, उसका रिटर्न कब तक फाइल होगा 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मतलब इसमें 30 नवंबर तक हमें टीपी जिसका टीपी का ऑडिट हुआ है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट हुआ है, उसको 30 नवंबर तक क्या करना है रिटर्न फाइल करना है। 30 नवंबर किसका असेसमेंट ईयर का। अगर फॉर्म है तो फॉर्म के केस में क्या होगा, अगर फॉर्म का ट्रांसफर प्राइसिंग अगर ऑडिट हो रहा है तो उसका पार्टनर का भी कब तक जाएगा रिटर्न, पार्टनर का रिटर्न कब तक जाएगा 30 नवंबर तक जाएगा। यहाँ पर पार्टनर पर मैंने थोड़ा सा मार्क लगा रखे हैं। पार्टनर मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्टनर मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैश लगा रखा है यहाँ पर। पार्टनर मीन्स यहाँ पर सेक्शन 5A आता है। जब आप लोग रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते होंगे तो वहाँ पर एक टिक अनटिक करने की बात आती है। यहाँ से कॉलम रखता है कि सेक्शन 5A अप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है। तो 5A क्या बोलता है यहाँ पर, द स्पाउस ऑफ द पर्सन इफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5A ऑफ द इनकम टैक्स अप्लाइज टू द सच स्पाउस। 5A भी क्या बोलता है, जैसा हम लोग जानते हैं क्या कि गोवा, दादर नगर हवेली, दामन दीव पे किसका राज था, पुर्तगालियों का राज था, पुर्तगीज का राज था। तो उनका एक पुर्तगीज सिविल कोड होता है, सिविल कोड 1860 का एक उनका है, वो गवर्न होता है यहाँ पे, जिनको उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट में भी हमें इंसर्ट करना पड़ा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। एज पर द सेक्शन 5A इफ इंडिविजुअल गवर्न बाय द पुर्तगीज सिविल कोड 1860 इन गोवा, दादर नगर हवेली, दामन दीव एंड दीव, देन इनकम शेल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एक्सेप्ट सैलरी। अगर क्या है इनकम किसमें इक्वली डिवाइड होगा, किसमें हस्बैंड एंड वाइफ में, अगर सैलरी के अलावा जितने भी इनकम है। तो यहाँ पर क्या होगा द स्पाउस ऑफ द पार्टनर इफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन इतना इज अप्लाइज टू। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर सेक्शन 5A अप्लाई हो रहा है, सेक्शन 5A अगर यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, अगर यहाँ पर दादर हवेली मतलब दमन एंड दीव में अगर ये सेक्शन 5A गवर्न हो रहा है पार्टनर केस में, तो उसके स्पाउस का भी क्या रिटर्न जाएगा 30 नवंबर तक जाएगा रिटर्न ऑफ इनकम। क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग, पुर्तगीज सिविल कोड के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर जो सैलरी के अलावा और जितने भी इनकम है जो इक्वली किस में डिवाइड होता है, वाइफ एंड हस्बैंड में डिवाइड होता है। ये बात ध्यान देने वाली है। अब क्या है यहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग वाली बात हो गई, क्या ट्रांसफर प्राइसिंग का अगर ऑडिट हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, हमारा रिटर्न ऑफ इनकम 30 नवंबर तक जाएगा। एवरी अदर कंपनी अदर देन अबव किसका, उसका कब तक जाएगा 31 अक्टूबर तक जाएगा। बाकी के केस में क्या हो जाएगा, टीपी के अलावा जितने भी अगर होनी है क्या हो जाएगा, वो 31 अक्टूबर तक जाएगा। एवरी पर्सन हुज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर एनी लॉ, मतलब टीपी के अलावा अगर ऑडिट होना है, कंपनीज एक्ट में ऑडिट होना है या स्टैट्यूटरी ऑडिट होना है, टैक्स ऑडिट होना है, उनका रिटर्न कब जाएगा 31 अक्टूबर तक जाएगा ऑफ द असेसमेंट ईयर। 31 अक्टूबर टीपी का रिटर्न कब तक जाता है
ट्रांसफर प्राइसिंग अगर ऑडिट है तो हमारा रिटर्न कब तक जाएगा, 30 नवंबर। उसके अलावा कोई भी ऑडिट होना है, मतलब आपका टैक्स ऑडिट होना है या स्टैट्यूटरी ऑडिट होनी है, तो उस केस में क्या जाएगा, हमारा रिटर्न ऑफ इनकम 31 अक्टूबर तक जाएगा। Every person who is a partner of the firm where books of accounts are required to be audited under any law। यहाँ पर पार्टनर वाली बात क्या है कि अगर कोई भी पार्टनर है किसी फर्म में, अगर उसका टैक्स ऑडिट होना है तो उसका रिटर्न कब तक जाएगा, 31 अक्टूबर तक जाएगा। अब बात आती है क्या यहाँ पर, एवरी पर्सन अदर देन अभव। अब अदर देन अभव में कुछ बचा ही नहीं, अब सारे यहाँ पर इंडिविजुअल आ जाते हैं या ट्रस्ट आ जाते हैं जिनका ऑडिट नहीं होना है, उनका क्या हो जाएगा, एओपी बीओआई का आ जाता है, ट्रस्ट नहीं यहाँ पर आ जाएगा, एओपी और बीओआई भी आ जाते हैं यहाँ पर, एओपी और बीओआई भी आ जाते हैं यहाँ पर। मतलब जिनका ऑडिट नहीं होना है उनका रिटर्न कब तक जाएगा, ये 31 जुलाई तक आ जाएगा। इंडिविजुअल आ जाएगा यहाँ पे, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, ये सारे आ जाएंगे। इंडिविजुअल हो जाएगा, एचयूएफ हो जाएगा, एओपी हो जाएगा, बीओआई जाएगा। मतलब जिनका ऑडिट नहीं होना है उसका रिटर्न कब तक जाएगा, 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि क्या करे वो, कि किसी कंपनी किसी भी एसएससी को के लिए जरूरी कर दे, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी कर दे, या किसी के लिए उसको एग्जेम्प्ट कर दे। यहाँ पर सेक्शन क्या करता है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1C में क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट क्लास ऑफ द पर्सन टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब वो क्या कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है लोगों को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने से। तो यहाँ पे क्या करा, एग्जामिशन क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई सच क्लास और क्लासेस ऑफ पर्संस हु विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर एनआर नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी हैविंग इनकम ओनली फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट फंड सेट अप इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। नॉन रेसिडेंट या हो गया या फॉरेन कंपनी होगी जिनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है, जो उन्होंने अपना क्या ओनली इनकम फ्रॉम कहाँ से आ रहा है, इन्वेस्टमेंट फंड से आ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में है, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फर्निशिंग द रिटर्न प्रोवाइडेड टैक्स ऑन सच इनकम हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 LBB। अब क्या करा यहाँ पर, जो भी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी है उन्होंने कहाँ कर रखा है अपना इन्वेस्टमेंट फंड में, उनका इनकम कहाँ से, इन्वेस्टमेंट फंड से आ रहा है। इन्वेस्टमेंट फंड सेटअप कहाँ पे है, सेटअप हुआ है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये मतलब में वो सेटअप कहाँ पे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर से में वो इन्वेस्टमेंट सेट है। तो और उस पर TDS डिडक्ट हो रखा है, जो इनकम हमारे कहा इन्वेस्टमेंट फंड पे हमने इन्वेस्ट करा है फॉरेन कंपनी या नॉन रेसिडेंट ने, और उससे जो इनकम आ रहा है उस पर क्या हुआ, TDS डिडक्ट हो रखा है, TDS इस पर डिडक्ट हो रखा है। तो इसको क्या करा है, एग्जेम्प्ट करा है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। अब इसकी बात क्या कहता है, अगर इनको however no exemption will be available where notice under section 142 subsection 1 or under section 148 has been issued by the assessing officer for filing of income tax return। अब assessing officer ने क्या करा, इनको 142 सबसेक्शन 1 में नोटिस इशू कर दिया या 148 में नोटिस इशू किया है, तो इनको फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को क्या हो जाएगा, अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी हैविंग ओनली इनकम स्पेसिफाइड फंड रेफर्ड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 4D इन प्रोविजन ऑफ द पेन नॉट अप्लीकेबल ऑफ सच एसएससी। अगर हमने इनकम कहाँ से आ रहा है, जो एग्जेम्प्ट कहाँ पर हमारा सेक्शन 10 सबसेक्शन 4D में है, उस केस में भी क्या होगा, हमारा आपका रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आती है क्या है कि नॉन रेसिडेंट बीइंग एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर हैविंग इनकम ओनली फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट्स रेफर्ड टू इन सेक्शन 47 सबसेक्शन 7AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 47 में क्या है कि जो नॉन रेसिडेंट ने क्या ट्रांसफर करा है,
वहाँ पर कुछ एग्जेम्प्टेड ट्रांजेक्शन जो है, ट्रांसफर जो है एग्जेम्प्ट है फ्रॉम द टैक्स, उसको ट्रांसफर नहीं माना जाता, फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन के लिए है। उसमें क्या करा है इन्होंने, कुछ सेक्शन 47 सबसेक्शन 7AB में क्या है, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, म्यूचुअल फंड, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड में अगर हम इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करा है, उसको यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करा है, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट में ट्रांसफर कर रहा है, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इक्विटी शेयर में ट्रांसफर कर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या यूनिट ऑफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में ट्रांसफर कर रखा है, या बुलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट विद अंडरलाइंग बुलियंस में अगर फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उसको ट्रांसफर करते हैं, तो भी नॉन रेसिडेंट को क्या है, वो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। अब बात आती क्या है, अब कौन से सेक्शन बात करेंगे, सेक्शन 139 सब सेक्शन 3 की बात करेंगे, लॉस रिटर्न की बात करेंगे हम यहाँ पर। लॉस रिटर्न क्या होता है कि अगर हमने ड्यू डेट से पहले, जो ड्यू डेट हमने क्या बताया, टीपी केस में 30 नवंबर, टैक्स ऑडिट के केस में या दूसरा स्टैट्यूटरी की ऑडिट के केस में या ट्रस्ट के केस में हमने कितना बताया, 31 अक्टूबर, या जिसका ऑडिट नहीं होना है, जो इंडिविजुअल है, एओपी है, बीओआई है, एचयूएफ है, जिनका ऑडिट नहीं होना, उनका क्या हो गया, कब तक फाइल कर सकते हैं, 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर ड्यू डेट बहुत मायने रखता है। यहाँ पर अगर हम ड्यू डेट के बाहर, अगर ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हमें लॉस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लॉस का बेनिफिट जो वो हमें लॉस हुआ है, वो हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। वही बात यहाँ पर कर रहा है। एज पर सेक्शन 80 एसएससी रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न अप टू ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ फॉलोइंग लॉसेस। एसएससी रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न अप टू ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ फॉलोइंग लॉसेस। बिजनेस लॉस अंडर सेक्शन क्या हो गया, सबसेक्शन अंडर सेक्शन 72 सबसेक्शन 1। स्पेसिकुलेशन बिजनेस लॉस सेक्शन कितना हो गया, 73 सबसेक्शन 2। लॉस फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन अंडर सेक्शन 73A सबसेक्शन 2। लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 74 सबसेक्शन 1। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस अंडर सेक्शन 74A सबसेक्शन 3 में। ये हम लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे अगर हम ड्यू डेट के बाद रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करा है। ड्यू डेट के बाद हम अगर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करा है तो हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, उसके बाद जो यहाँ पर जो हमने लॉस किसका, ड्यूरिंग द ईयर की बात कर रहा है। जो हमने ड्यूरिंग द ईयर लॉस इनकर्ड करा है, सपोज हमने 22 फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जो हमने लॉस इनकर्ड करा है उसकी बात कर रहे हैं। लॉस हमने जो इनकर्ड करा है ड्यूरिंग द ईयर, लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। लॉस कैन बी सेट अप इवन इफ रिटर्न फाइल आफ्टर द ड्यू डेट। लॉस कैन बी सेट अप इवन इफ, अगर हमारा कोई कैरी फॉरवर्ड आ रहा है, इनकम है, अगर मेरा इनकम है, अगर हमने इनकम इस साल हो रहा है, अगर हमने ड्यू डेट के बाद भी रिटर्न फाइल करा है तो क्या कर सकते हैं, लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड होगी पीछे अगर हो रहा है मेरा पिछले सालों से आ रहा है तो हम सेटअप कर सकते हैं। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पर, हमने बोला लॉस सेटअप नहीं हो सकता, बस हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस एंड अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन रिटर्न लेट फाइल। यहाँ पर दो लॉस ऐसी हैं जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से या अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन ये क्या कर सकते हैं हम, इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर हमने रिटर्न ऑफ इनकम लेट भी फाइल करा है, आफ्टर ड्यू डेट भी हमने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करा है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, इसका लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कौन सा हेड है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा हो गया बिजनेस इनकम में हमारा अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कब, जब हमने इनकम रिटर्न ऑफ इनकम लेट भी फाइल करा है, आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न भी हमने क्या करा है, फाइल करा है, तो दो जो लॉसेस हैं उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कोई जेन्युइन केस में, जेन्युइन हार्डशिप के केस में, सपोज किसी कारणवश एसएससी ने क्या करा, ड्यू डेट से पहले ह्यूज लॉस था उसको, किसी एसएससी को सपोज ह्यूज लॉस था,
ड्यू टू अनएवॉइडेड सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू अनएवॉइडेड सर्कमस्टांसेस असेस ने क्या करा, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं कर सका, फैक्ट्री में आग लग गई या कोई अनहोनी हो गया, कुछ कोई इंसिडेंट हो गए कि बियॉन्ड द कंट्रोल सिचुएशन था कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इस केस में क्या हो गया, अगर रिटर्न असेसी ने रिटर्न फाइल नहीं कर पाया है तो जेन्युइन हार्डशिप हो कुछ भी, तो कंडोनेशन ऑफ कंडोन किसके को कंडोन किया किसके द्वारा किया जा सकता है। इसमें सीबीडीटी ने क्या करा है कि एक सर्कुलर इशू करा है, लॉस कैन बी कर फॉरवर्ड इवन इफ द रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट and the delay in filing of loss return in case of genuine hardship can be condoned by कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। वो कब तक का लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, अप टू द लॉस 10 लाख रुपीज़ तक को कंडोन कर सकता है। कि मतलब वो ऑर्डर पास करेगा कि इस मतलब अगर एसएससी ने एप्लीकेशन दिया, जाकर रिक्वेस्ट करी, अगर उसके बातों से अगर सीआईटी और प्रिंसिपल सीआईटी ने क्या करा, अगर सेटिस्फाइड हो गए तो कंडोन 10 लाख रुपए तक को उनको पावर है कि वो इसके लॉस को कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हैं आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। सिमिलरली चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को 10 लाख से 50 लाख रुपए तक का पावर है कंडोनेशन के लिए। और सिमिलरली सीबीडीटी के चेयरमैन, सीबीडीटी को 50 लाख से अधिक का पावर है जो मतलब लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, अगर ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं हुआ है तो, अगर रिटर्न फाइल आफ्टर ड्यू डेट तो लॉस अगर 50 लाख से अधिक का है तो उसको कंडोन कौन करेगा, उसको कंडोन सीबीडीटी करेगी। अब यहाँ पर बात आता है बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न मीन्स कि जो रिटर्न हम ड्यू डेट पे, जो रिटर्न हमने क्या करा है, टीपी केस में 30 नवंबर तक फाइल नहीं करा, जिसकी ऑडिट होनी है, किसकी टैक्स ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट होनी है या जो भी ऑडिट होनी है, अगर उसका रिटर्न हमें कब तक जाएगा, 31 अक्टूबर तक जाएगा। अगर हमने उसको मतलब अगर दूसरे केसों में 31 जुलाई तक उसका रिटर्न ऑफ इनकम फाइल होगा। अगर इन ड्यू डेट के बाद अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर इन 30 नवंबर 31 अक्टूबर या 31 जुलाई के बाद हम क्या कर रहे हैं, अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है। इसको बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है। बिलेटेड रिटर्न कब फाइल किया जा सकता है, इफ assessee fail to file return within the due date then he can file belated return within the following time limit। following time limit क्या है कि कब तक हम belated return फाइल कर सकते हैं, बिफोर द 3 months prior to the end of the relevant assessment year। relevant assessment year हमारा क्या होगा, relevant assessment year prior to the end of the relevant assessment। हमारा फाइनेंशियल ईयर कितना हो गया, 22-23 फाइनेंशियल ईयर हमारा हो गया ये 22-23। असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, ये हमारा असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, ये हमारा 23-24। 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर हमारा एंड कब हो रहा है, 31/3/2024 को एंड हो रहा है। इससे 3 महीने पहले मतलब 31/12/2023 तक हमारा कब है, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए हम रिटर्न बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं, 31/12/2023 तक। तो मतलब 3 महीने पहले, असेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 महीने पहले तक हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर सकते हैं बिलेटेड रिटर्न। और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। इतना जल्दी तो असेसमेंट कंप्लीट होगा नहीं, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में यही होगा, बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल हो सकती है। अब बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, अगर हमने रिटर्न से फाइल नहीं करा है रिटर्न ऑफ इनकम तो हमें क्या लॉस हो सकते हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा हमने पहले पीछे भी डिस्कस करा कि हम कैरी फॉरवर्ड लॉस को नहीं कर सकते हैं, इस पे कि सब अगर कंडोन किया गया है उसके बाद नहीं, अगर सब्जेक्ट टू कंडोन करे या ना करे, मगर क्या हो सकता है कि हम लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। नो लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 80। ठीक है, अब बात क्या करते हैं, नो डिडक्शन ऑफ सर्टन इनकम अंडर चैप्टर 6A एज पर सेक्शन 80 AC। कुछ रिटर्न में क्या होता है, कुछ जैसे 80IA
सेक्शन 80 IB, मतलब इसी जो चैप्टर में इस टाइप के आते हैं यहाँ पर सेक्शन चैप्टर ए में, उनमें यह क्या करता है कि अगर इन सेक्शन में डिडक्शन क्लेम करना है तो हमें क्या करना होगा, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न हमें रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, अगर इट्स अंडर चैप्टर 6A में हमें क्या करना है, अगर डिडक्शन क्लेम करना है तो हमें रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल करना होगा, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ ड्यू टू द स्पेसिफिक डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब क्या होगा, ड्यू डेट के बाद हमने अगर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करा है तो हमें इंटरेस्ट चार्ज करना होता है, लग जाता है उस पर इंटरेस्ट। कहाँ पे, अंडर सेक्शन 234A में 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। अब दूसरा होता है लेट फाइलिंग फी, हमें पे करना होता है क्या, अंडर सेक्शन 234F में हमें लेट फाइलिंग फी पे करना होगा, कितना, 5,000 रुपये या 1,000 रुपये, डिपेंड करता है कि आपका रिटर्न कैसा है। अब तीसरा लॉस क्या है, पांचवा लॉस क्या है कि अगर हम अपना रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट या उससे पहले फाइल करा है तो हमारा जो रिफंड होगा, रिफंड पर इंटरेस्ट कब से मिलेगा, 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर, फर्स्ट अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा अंडर सेक्शन 234A में। अगर हमने क्या करा है, रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फाइल करा है तो हमें इंटरेस्ट, रिफंड पे इंटरेस्ट कब मिलेगा, 1 अप्रैल से मिलेगा। अगर हमने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करा है तो उसका क्या होगा कि जिस दिन हमने रिटर्न फाइल करा है उस दिन से हमें रिटर्न इंटरेस्ट मिलेगा। जिस दिन हमने अगर बिलेटेड रिटर्न हमने फाइल करा है तो जब हमने रिटर्न फाइल करा है जिस डेट से करा है उस डेट से हमें इंटरेस्ट ऑन रिफंड मिलेगा। ठीक है, अब बात क्या आती है, बात आती है आपकी सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न क्या होता है कि हमने रिवाइज रिटर्न n नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं। रिवाइज ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम रिटर्न कब फाइल हो सकता है, एनी पर्सन फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 और बिलेटेड रिटर्न। 139A में क्या होता है, ऑन बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न की बात करता है, स्पेसिफिक डेट है, या हमें ड्यू डेट के बाद जो फाइल करा है अगर हमने उसका बिलेटेड रिटर्न की बात करते हैं। इफ डिस्कवर एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट इन रिटर्न सच रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड अर्लियर देन द सच पर्सन कैन फाइल रिवाइज रिटर्न विद इन द फॉलोइंग टाइम लिमिट। वही क्या है, 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। जैसा मैंने बात करी मतलब 31 दिसंबर 2023 हो जाएगा फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, पर 3 महीने पहले तक हम असेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 महीने पहले तक हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न फाइल रिवाइज कर सकते हैं। n नंबर ऑफ टाइम्स करते हैं, जब हम करेंगे तो उसका ओरिजिनल रिटर्न को वो रिप्लेस कर देगा, रिवाइज रिटर्न हमारा माना जाएगा कि हमने यही फाइल करा है। ठीक है, और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में पहले हो। रिवाइज रिटर्न किस कर सकते हैं, अगर हमने क्या करा है 139 विद इन द ड्यू डेट या बिलेटेड रिटर्न हमने फाइल करा है तो हम n नंबर ऑफ टाइम्स क्या कर सकते हैं, n नंबर ऑफ टाइम्स उसको रिवाइज कर सकते हैं। कब तक, टाइम लिमिट कब है, बिफोर द 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब असेसमेंट ईयर हमारा 23-24, असेसमेंट ईयर हमारा 2023-24 कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2024 खत्म हो रहा है, उसके 3 महीने पहले तक, मतलब 31 दिसंबर 2023 तक हम क्या कर सकते हैं, इसका रिटर्न ऑफ इनकम को रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, बिलेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज अंडर सेक्शन, बिलेटेड रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 कैन बी रिवाइज अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। द रिवाइज रिटर्न सब्स्टिट्यूट ओरिजिनल रिटर्न फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल रिटर्न वाज फाइल्ड। जब सब जो उसको रिप्लेस कर देगा, उसका सब्स्टिट्यूट खो जाएगा। ओरिजिनल रिटर्न हमने जिस दिन फाइल करा उसका सब्स्टिट्यूट उसी दिन से माना जाएगा कि हमने उसी दिन से माना जाएगा कि हमने रिवाइज रिटर्न उसी दिन को फाइल करा है। यहाँ पर बात करें एसएससी कैन रिवाइज एनी रिवाइज रिटर्न ऑफ रिटर्न, एसएससी कैन रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम एनी नंबर ऑफ टाइम्स विद इन द टाइम लिमिट। अब
उसमें बात आती है रिवाइज एन नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं। तब क्वेश्चन ये आता है हमारा यहाँ पे कि क्या एसएससी मतलब इंटीमेशन क्या होता है कि हम अगर हमने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करा है तो उसको जो सॉफ्टवेयर है जो सीपीसी सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सिस्टम है जो बेंगलोर में है वो क्या करता है हमारा रिटर्न को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमें इंटीमेशन देता है। इंटीमेशन में जो हमने फाइल करा और जो उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए वो दोनों कॉलम में होता है। अगर आप देखेंगे एक कॉलम में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल बाय एसएससी और एज पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला दो कॉलम होता है, दोनों को मैच करते हैं। वो क्या करता है अगर इंटीमेशन अगर इशू हो चुका है, इंटीमेशन अगर इशू हो चुका है या रिफंड इशू हो चुका है तब पर भी हम क्या कर सकते हैं रिवाइज ऑफ रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर इंटीमेशन ऑर्डर पास हो चुका है, इंटीमेशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 133 सबसेक्शन 1 में आता है ऑर्डर, इंटीमेशन आने के बाद भी हम रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं। अब डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है? डिफेक्टिव रिटर्न की बात कहाँ करता है? सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 में डिफेक्टिव रिटर्न की बात करते हैं। यहाँ पे रिटर्न shall be considered as defective if the return not filed in prescribed form। क्या है जो प्रिस्क्राइब फॉर्म में जो डिटेल मांग रहा था अगर हमने नहीं फाइल करा फॉर्म कुछ तो डिफेक्टिव हो जाएगा वो। प्रूफ ऑफ टैक्स नोट अटैच विद द रिटर्न, आजकल अटैच करने की जरूरत नहीं होती, बस डिटेल डालना होता है। बीएसआर कोड डालना होगा आपको, चालान नंबर डालना होगा, डेट डालने होंगे और अमाउंट डालना होगा। ये 4 चीज़ें डालनी होती हैं, ये अटैच करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नॉट सबमिटेड तो हम क्या माना जाएगा? ये हमारा डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ इनकम माना जाएगा। अब रिटर्न ट्रीटेड एज डिफेक्टिव यू शेल इंटीमेट द डिफेक्ट टू द एसएससी। एसएससी को क्या करेगा? इंटीमेट करेगा। कौन? असेसिंग ऑफिसर, या असेसिंग ऑफिसर करे या सीपीसी करे, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सिस्टम, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलोर में है ये। यह डिफेक्ट का नोटिस हमें देगा और क्या बोलेगा? विद इन 15 डेज हमें रेक्टिफाई करना होगा रिटर्न को, या हमने 15 दिन में रेक्टिफाई नहीं किया तो हम उसको एडजमेंट के लिए डालेंगे कि कुछ टाइम एक्सटेंड कर दो, कुछ टाइम दे दो हमें, तो टाइम देगा तो भी क्या हो जाएगा। अगर एसएससी ने क्या करा 15 डेज में जो टाइम लिमिट है या उसके एक्सटेंडेड टाइम लिमिट में अगर एसएससी ने फाइल नहीं करा जाएगा तो ये माना जाएगा रिटर्न शेल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड रिटर्न। अब एनएसयू माना जाएगा कि एसएससी ने रिटर्न इनवैलिड हो जाएगा और एसएससी ने रिटर्न इनको फाइल ही नहीं करा है। अब बात का क्या आती है ट्रस्ट की। ट्रस्ट को जो ट्रस्ट है उसका कहाँ आता है? सेक्शन अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4A में रिटर्न ऑफ ट्रस्ट। अब ट्रस्ट के केस में क्या है? इफ टोटल इनकम बिफोर गिविंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11 and 12 इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट देन ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न। ट्रस्ट को क्या है? बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अगर उसका क्या है एग्जाम्पशन क्लेम करने से पहले अगर टोटल इनकम क्या है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अधिक है तो उसको रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट से पहले फाइल करना मैंडेटरी है। अगर एसएससी ने क्या करा? अगर ड्यू डेट के बाद क्या कर रहा है? रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रहा है तो पेनल्टी कहाँ लगेगा? पेनल्टी अंडर सेक्शन 272A में वह 500 रुपये दिन के हिसाब से पेनल्टी लगेंगे। पेनल्टी चार्ज होगा 500 रुपये पर के दिन के हिसाब से और उसके फीस भी लगेगी। फीस जो हमने 5,000 रुपये या 1,000 रुपये की बात करी थी अंडर सेक्शन 234F में ये भी चार्ज होगा 500 रुपये। ट्रस्ट के किस्म का ड्यू डेट से अगर रिटर्न फाइल बात कर रहे हैं, ड्यू डेट की बात कर रहे हैं तो 500 रुपया पर डे और जो फी भी लगेगी अंडर सेक्शन 234F में। अब पॉलिटिकल पार्टी की बात आती है। टोटल इनकम बिफोर गिविंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 13A more than exemption limit, more than basic exemption limit, then the political party is required to file return of income। उस सिमिलर केस पॉलिटिकल पार्टी के केस में भी है कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट्स एग्जाम्पशन मतलब एग्जाम्पशन को कहाँ मिलता है? सेक्शन 13A में मिलता है। अगर 13A में सेक्शन 13A में एग्जाम्पशन क्लेम से करने से पहले अगर पॉलिटिकल पार्टी का इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अधिक है तो उनको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है। अब बात आती है सेक्शन 139 सबसेक्शन 4C रिटर्न ऑफ हॉस्पिटल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इसकी यहाँ पर क्या बात करता है? यहाँ पर इफ टोटल इनकम बिफोर गिविंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट देन द हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, म्यूचुअल फंड, सेक्टराइजेशन फंड, वेंचर कैपिटल कंपनी
वेंचर कैपिटल फंड, रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज एजेंसी, ट्रेड यूनियन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, फंड ऑफ फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय एंड देयर डिपेंडेंट, कोर सेटलमेंट गारंटी फंड आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। अगर इनका भी बेसिक एग्जाम्पशन क्लेम करने से पहले अगर इनका इनकम एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 में क्लेम करने से पहले बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट्स अधिक है तो क्या होगा, इनको भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस क्या करती हैं, रिटर्न ऑफ इनकम अगर ड्यू डेट के बाद फाइल करती है तो इनको भी क्या करना है, 500 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगा, पर डे के हिसाब से अंडर सेक्शन 272 में ए में, और दूसरा है और फी पे करना होगा 234F में 5,000 रुपये या 1,000 रुपये इस द केस में भी। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, सेक्शन 139D कॉलेज यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35, जिसमें सेक्शन 35 में जो हमने पीछे डिस्कस करा था उसमें अप्रूव्ड जो इंस्टीट्यूशन की बात करता है कॉलेज यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, उनको भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। बिजनेस ट्रस्ट को भी इनकम टैक्स फाइल करना मैंडेटरी है। अब बात क्या आती है, इन्वेस्टमेंट फंड रेफर्ड अंडर सेक्शन 115 UB में भी इन्वेस्टमेंट फंड को भी क्या करना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि रिटर्न ऑफ इनकम को वेरीफाई कौन करेगा, मतलब उसको साइन कौन करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी। वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इंडिविजुअल केस में वो खुद करेगा, इंडिविजुअल नॉट प्रेजेंट इन इंडिया एंड मेंटली इनकैपेसिटेटेड, तो उसका क्या है, या तो अनसाउंड माइंड का है या वो इंडिया में नहीं है, कंपेटेंट टू वेरीफाई ऑन बिहाफ ऑफ द इंडिविजुअल, जो कोई भी कंपेटेंट फाइल कर सकता है अगर इंडिविजुअल इंडिया में नहीं है या वो अनसाउंड माइंड का है, तो क्या होगा, उसके बिहाफ पे कोई दूसरा आदमी जो कंपेटेंट पर्सन है वो फाइल कर सकता है। अगर इंडिविजुअल खुद है वो खुद साइन करेगा। एचयूएफ केस में कर्ता करेगा, एचयूएफ केस में साइन कौन करता है, कर्ता। ये दूसरा क्या है, अगर कर्ता नॉट प्रेजेंट इन इंडिया, अगर कर्ता इंडिया में नहीं है या मेंटली इनकैपेसिटेटेड या अनसाउंड माइंड का है, तो एनी एडल्ट मेंबर ऑफ एचयूएफ का कोई भी एडल्ट मेंबर वो क्या कर सकते हैं, एचयूएफ के रिटर्न को साइन कर सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं, उनको वेरीफाई कर सकते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में मैनेजिंग पार्टनर, अब मैनेजिंग पार्टनर नहीं है फॉर्म में तो क्या, एनी एडल्ट पार्टनर कोई भी कर सकता है, कोई भी एडल्ट पार्टनर साइन कर सकता है पार्टनरशिप फॉर्म के साइन को। एलएलपी में क्या है, एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेगा। अगर डेजिग्नेटेड कोई पार्टनर नहीं है, एनी पार्टनर एनी पर्सन में बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है, वो साइन कर सकता है। कंपनी केस में क्या है, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो एनी अदर डायरेक्टर, कोई दूसरा डायरेक्टर, या एनी अदर पर्सन में बी प्रेस्क्राइब्ड या ऑथोराइज में ऑथोराइज करना होगा वो साइन कर सकता है। कंपनी अगर एनसीएलटी में चलेगी, लिक्विडेशन में चली गई कंपनी, तो कौन करेगा, जो लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है वो उसका रिटर्न को, जो कंपनी लिक्विडेशन में गई है उसके रिटर्न को, इनकम को कौन वेरीफाई करेगा, लिक्विडेटर करेगा। यहाँ उसके बाद क्या बोलता है, एप्लीकेशन फॉर corporate insolvency resolution process has been admitted by the adjudication authority under IBC 2060 to insolvency professional appointed by the adjudicating authority। यहाँ पर आईपी करेगा साइन, जो अपॉइंट कौन किया है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो एनसीएलटी ने अपॉइंट करा है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगी यहाँ पे, एनसीएलटी। पॉलिटिकल पार्टी केस में साइन कौन करेगा, रिटर्न ऑफ वेरीफाई को, सीईओ। लोकल अथॉरिटी केस में प्रिंसिपल ऑफिसर करेगा, एनी अदर पर्सन कॉम्पिटेंट टू वेरीफाई। आई होप आप रिटर्न ऑफ इनकम वाला जो चैप्टर है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।